हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना के साथ ही अब भूख और आर्थिक संकट से भी लड़ने की नौबत आ गई है। जीवन अर्थ चक्र से चलता है। आर्थिक प्रक्रिया चक्रीय होती है, यानी श्रम से उत्पादन, उत्पादन से उपभोग, उपभोग के लिए श्रम। उद्यमी कह रहे हैं उत्पादन नहीं हो सकता क्योंकि श्रमिक अपने गांव चले गए हैं। बेरोजगार हुए श्रमिक के पास खाने को नहीं है और क्वारंटाइन का भूत उसे फिर रोजी के लिए बाहर निकलने से डराता है। सरकार के पास इतना अनाज है कि अगर जल्द ही खपत नहीं की गई तो इसके भंडारण, रख रखाव और वितरण का खर्च अनाज की कीमत का 2 गुना हो जाएगा। इसे जल्द से जल्द मुफ्त बांटकर सरकार का खर्च तो कम होगा ही, श्रमिक अनाज पाकर सरकार की व्यवस्था और उसके आश्वासन पर भरोसा कर गांव से बाहर यानी उद्योग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में काम के लिए निकलेगा। हालांकि उसे बाहर निकलते ही ठेकेदार जकड़ लेगा। ये ठेकेदार कंपनियों के लिए सस्ते मजदूरों की सप्लाई सुनिश्चित करते हैं, लिहाजा ठेकेदारी सिस्टम से बाहर ये कंपनियां भी नहीं जाना चाहती। यहीं पर सरकार की भूमिका शुरू होती है। उसे मजदूरों को ठेकेदारों के चंगुल में फंसने से बचाने के लिए पहल करनी चाहिए और उनके लिए सेवा शर्तें बनानी चाहिए। जिस राज्य में ये मजदूर काम करने जाते हैं वहाँ का उद्योग बढ़ता है। उद्योग में पूंजी निर्माण की रफ्तार कृषि के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा उस राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और खुशहाली आती है। सरकार को उद्यमियों, बिल्डरों से अंशदान लेकर इन मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सस्ते अनाज का प्रबंध करना चाहिए। श्रमिकों को फिलहाल अनाज चाहिए और सामान्य खर्च के लिए कुछ धन भी, लिहाजा वर्तमान में सरकार एक पंथ दो काज कर सकती है। मुफ्त अनाज बांटकर इनमें अपने प्रति विश्वास पैदा कर सकती है। साथ ही अनाज के भंडारण पर लगातार बढ़ते खर्च को भी शून्य कर सकती है, लेकिन सरकार यह इसलिए नहीं कर पा रही है कि वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। इसका कारण यह है कि ये अनाज सरकारी खातों में अपना मूल्य रखता है और फ्री बांटने पर वह सरकारी घाटा माना जाएगा। दूसरा डर है कि इस अनाज भंडार में कुछ करोड़ों टन जानवरों को खिलाने लायक भी नहीं है, जबकि कागज में उसकी कीमत पूरी है। लेकिन इस समय दोनों चिंताओं को छोड़कर भविष्य में आर्थिक चक्र फिर से चलाना कहीं अधिक जरूरी है। कोरोना वायरस जैसे जिंदगी बदलने वाले संकट को देखकर अब इन अटकलों का उठना स्वाभाविक है कि यह महामारी किस तरह से हर चीज को बदल देगी। कोरोना वायरस ने ऐसे समय पर हमला किया है जब दुनिया पहले ही भीतर की ओर मुड़ी हुई है, यानी स्वदेशी का रुख कर रही है। लोगों के धन के और सामान के मुफ्त प्रवाह के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अब ये सभी रुझान
तेज हो रहे हैं, खासकर जनवादी नेतृत्व वाले देशों में जो इस महामारी का इस्तेमाल बाधाओं को खड़ी करने में कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद का युग बहुत हद तक 2008 के संकट के बाद जैसा ही होगा, लेकिन इसमें अंदरूनी प्रवृत्तियां बहुत अधिक होगी। जनवादी नेता विदेशियों पर प्रहार करने के प्रति अधिक उत्साही होते हैं। ये देश वैश्विक व्यापार, वैश्विक बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए खुद को खोलने के प्रति कम इच्छुक होते हैं। इनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थानीय उद्योगों पर अधिक निर्भर है। हालांकि आज ऑनलाइन इकोनॉमी की दुनिया में लोग हर जगह रोजगार, शिक्षा व मनोरंजन का आश्रय ले रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में 2 गुनी गति से बढ़ रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में यह इस गति को नहीं बनाए रख सका और अब तो कुछ भी कहना मुश्किल है। 2020 में वैश्विक व्यापार में 15% की कमी और इकोनॉमिक आउटपुट 3 गुना कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा व्यापार की राजनीति वायरस के बाद उभरने की गति को धीमी कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भूमंडलीकरण के खिलाफ बयानबाजी जारी है। उनका कहना है कि मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि कौन ज्यादा खराब है, विश्व व्यापार संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। वह दोनों पर ही चीन का समर्थक होने का आरोप लगाते रहे हैं। अब अंतर यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, जापान और भारत समेत अनेक देशों में चीन विरोधी बयानबाजी बढ़ रही है। खाद्य राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। 60 से अधिक देशों ने मास्क, दस्ताने और अन्य रक्षात्मक उपकरणों के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस वायरस को रोकने के लिए हर तरह के राजनेताओं ने शक्तियों को हासिल कर लिया है। सत्तावादी प्रवृत्ति के नेता तो इस महामारी से अधिक अधिकारों के साथ बाहर निकलेंगे। उभरते बाजारों में भाग्य चटकाने के लिए आए निवेशक वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से ही लौट रहे थे, लेकिन इस साल के पहले 3 महीने में वापसी की यह गति तेज हो गई है और इस अवधि में उभरते स्टॉक मार्केटों से 6,750 अरब रुपए से अधिक निकाले जा चुके हैं। 1980 के बाद गिरती ब्याज दरों और वित्तीय विनियमन की वजह से 2008 का संकट शुरू होने से पहले तक कर्ज देने में भारी तेजी आई है, जिससे दुनिया पर कर्ज का बोझ वैश्विक आर्थिक आउटपुट का 3 गुना कर दिया है। अब आर्थिक लॉकडाउन में नकदी का प्रवाह रुकने से अमेरिका, यूरोप और एशिया की कर्ज में डूबी कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया है। जो सप्लाई चेन अब तक दुनिया में फैली थी और बहुत हद तक चीन की फैक्ट्रियों पर निर्भर थी, अनेक देश उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हाल ही में दुनिया के 12 उद्योगों पर किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि इनमें से
ऑटो, सेमीकंडक्टर और मेडिकल उपकरण जैसे 10 क्षेत्रों की कंपनियों का कहना है कि वे सप्लाई चेन के अंतिम सिरे पर जाने की योजना बना रही है।